हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के लिए नया सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हम आपको बताने वाले हैं श्वसन और गैस का विनिमय के बारे में कि आखिर इस धरती पे जितने भी जीव है उसमें कैसे श्वसन होता है और श्वसन के लिए जो जरूरी का गैस है वो कौन सा है, आपको भी पता है O2 गैस है। तो इस सब के बारे में हम बताएंगे। आप जानते हैं कि इस धरती पे हर एक जीव जो भी सजीव है सभी को गैस का एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है, यानी कि श्वसन की क्रिया करने की जरूरत पड़ती है। तो श्वसन क्रिया करने के लिए आवश्यक अंग भी होंगे। जैसे में मान लो कि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य जाति के लिए श्वसन अंग क्या है, अपन लोग बोलते हैं फेफड़ा। यही श्वसन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर अलग अलग जीवों की बात करें, कुछ जीव में गिल्स पाए जाते हैं, मॉइस्ट स्किन पाए जाते हैं, क्यूटिकल्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो आप सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि रिस्पायरेशन क्या होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए तो रिस्पायरेशन की बात करते हैं। आइए सबसे पहले हम रिस्पायरेशन की बात करें तो आपको पता है कि रिस्पायरेशन का मतलब श्वसन, ठीक है। चलिए, अब ये दो तरह के होते हैं। रिस्पायरेशन की जैसे ही बात करोगे तो ये दो तरह के होते हैं। कौन सा? एक्सहेलेशन, हालेशन, और क्या होता है यहाँ पे इनहेलेशन। एक्सहेलेशन या एक और नाम से इसको जाना जाता है, क्या कहते हैं? इनहेल करना, एक्सहेल। अच्छा, रिस्पायरेशन को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है वेंटिलेशन। याद है डॉक्टर सब रिस्पायरेशन नहीं वेंटिलेशन कहेगा क्या? अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को एक्सीडेंटल केस है या कुछ हो जाए तो उसको सांस लेने में परेशानी होता है, कहेगा उसको वेंटिलेटर पे लगा दीजिए, यानी कि उसको ऑक्सीजन लगा दीजिए। वेंटिलेशन का मतलब ये होता है। तो अब आप समझ गए होंगे। आइए अब हम बात करते हैं एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का मतलब क्या होता है? सांस को छोड़ना, यानी कि CO2 को बाहर निकालना, है ना। गोज आउट, CO2 को बाहर निकाला, है ना। अच्छा, इनहेलेशन को क्या कहते हैं? इंस्पायरेशन के नाम से भी जानते हैं, इंस्पायरेशन। और इसको एक और नाम जानते हैं, क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन कहते हैं एक्सपायर करना, इंस्पायर करना। ये चीज याद रखिएगा। इसमें क्या होता है? इनहेल ऑफ O2। इसमें क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन को हम सांस के द्वारा लेते हैं, जैसे ऐसे। यानी कि हमने क्या किया? लिया, यानी कि लिया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनहलेशन। ये शब्द क्या आ जाएगा? इनहेलेशन। और जैसे मैंने छोड़ा ऐसे, तो ये क्या हो गया? एक्सहेलेशन। समझ रहे बात तो कि नहीं? तो ये दोनों प्रक्रिया होती है, दोनों प्रक्रिया मिलके ही क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन। क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन। आइए तो वही बात हम लिखने वाले थे। रिस्पायरेशन का परिभाषा लिख लीजिए। रिस्पायरेशन का परिभाषा लिखते हैं, है ना। एक्सचेंज ऑफ O2 exchange of O2 in atmosphere and exchange of O2 in atmosphere। एक्सचेंज करते हैं O2 एटमॉस्फेयर से, एक्सचेंज ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर एंड produces by CO2 in cell, produces by CO2 in cell, है ना। then
then this process is called respiration. Exchange of O2 in atmosphere and the produces of CO2 in a cell, then this process is called respiration. सिंपल सी बात समझिए, जैसे मैं मान लीजिए एटमॉस्फेयर से हम O2 लेते हैं और CO2 हमारे सेल में होता है, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, निकालने का काम करते हैं। यानी कि सिंपल सी बात है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, रिस्पायरेशन, है ना। तो चलिए अभी अपन O2 लिए, तो O2 लिए तो क्या किया हमने, एक्सहेल किया, और CO2 हमारा सेल ने छोड़ा उसको, तो क्या कहलाएगा, उसको हम लोग एक्सहेलेशन कहलाए, है ना। तो देख सकते हैं आप, इनहेलेशन, सॉरी उल्टा बोल दिए, इनहेलेशन O2 इधर है, CO2 ऊपर है। चलिए अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन, तो एक लाइन ये भी देख सकते हैं, है ना। यूटिलाइजेशन, क्या लिख सकते हैं आप, यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड breakdown of nutrients molecules like glucose and amino acid. ग्लूकोज आर ड्राइव फ्रॉम द एनर्जी, ग्लूकोज क्या दे सकता है, चलिए थोड़ा सा नीचा हो गया, ज्यादा हो गया नीचे, हाँ एक मिनट, चलिए ठीक है। वो मैं देख रहा था कि कहीं वीडियो वगैरह तो नीचे ज्यादा मैंने नहीं लिख दिया, वैसे में क्या होता है कि पूरा मैं लिखता कचरा हो जाता, चलिए इसीलिए मैंने चेक कर लिया। आइए, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड। चलिए यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं, चलिए इसके बाद मिटाना होगा, इससे ज्यादा नीचा जाएंगे तो आप लोग को नहीं दिखेगा, तो चलिए आप यहाँ तक एक बार लिख लो, उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलते हैं, प्रोसीड करते हैं। चलिए आइए, तो आगे अगला पॉइंट लिखते हैं, सबको मिटा देते हैं हम। आइए आइए देखिए, सुनिए, अब हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज आर ड्राइव फ्रॉम एनर्जी, क्या देता है भाई, ये एनर्जी देता है, ड्राइव फ्रॉम एनर्जी, ये क्या ड्राइव करता है, एनर्जी देता है। तो ये बात अपन को याद रखना पड़ेगा। ग्लूकोज, स्पेलिंग गलती हो गया, ग्लूकोज GLUCOSE, है ना, इसका सूत्र आपको पता ही है, C6H12O6। अच्छा एक चीज और पता है आपको, ये जैसे में मान लीजिए चीनी है, C12H22O11, ठीक है, इसमें अगर वाटर मिला दीजिएगा, H2O मिला दीजिएगा, तो इन्वर्टेज के प्रेजेंस में ना ये टूट जाता है ना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है, C6H12O6 बनाता है, और क्या बनाता है, C6H12O6, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ग्लूकोज बना लिया, ग्लूकोज, और प्लस किस में टूट गया हो, फ्रुक्टोज में टूट गया, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा दोनों में क्या अंतर होता है आप लोग बताओगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में? ग्लूकोज देखो, इसको ना, ग्लूकोज को ना हम लोग एल्डोज शुगर कहते हैं, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, एल्डोज शुगर कहते हैं, और इसको क्या कहेंगे, कीटोज शुगर कहेंगे, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप लगा होता है, कीटोज शुगर। ये कीटोज शुगर आप बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे स्ट्रक्चर वगैरह ग्लूकोज का और ये फ्रुक्टोज का वहां पे मैं बताऊंगा, तो वहां पे मैं बता दूंगा, 12 में है बायोमोलिक्यूल्स, तो वहां पे मैं ऑलरेडी बता दूंगा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रुक्टोज का कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना। बस अभी थोड़ा सा देख लो, ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, मैं ही बताऊंगा। चलो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा होता है, यहाँ पे हो गया आपका OH हो गया, H हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका, देख लो इधर OH चला जाएगा, H चला जाएगा, इस तरह से जुड़े रहते हैं, इस तरह से सारे चीज जुड़े रहते हैं ना, इस तरह से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, और ये रहा अपना 6, तो इस तरह से रहता है। तो अपन को याद रखना है, ऐसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। तो ये बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में हम अपन बताएंगे किसमें
कितने कायरल के बारे में बताएंगे, कायरलिटी के बारे में सारा चीज बताएंगे। चलिए अभी तो तत्काल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो इस पे बात कर ली है। आइए अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑर्गन, समझ रहे बात को कि नहीं, आखिर रिस्पायरेटरी अलग अलग जो जीव होते हैं उसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, उससे वो क्या करता है, श्वसन की क्रिया करता है। तो वो कौन कौन से जीव है और कौन कौन से अंग होते हैं, उस सब की बात कर लेते हैं। आइए जरा सा, यहां तक आपने लिख लिया तो बोलिए। चलिए आइए, चलिए यहां से हम लिखते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। आइए चलिए आइए बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। चलिए आइए हम अलग अलग ऑर्गन की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन होता है और जीव कौन कौन से जीव होते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन यहाँ पे लिख लेते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन लिख लेते हैं। रिस्पायरेटरी ऑर्गन का मतलब श्वसन अंग जिसको कहते हैं, श्वसन अंग। आइए कौन कौन सा श्वसन अंग होता है उस पर बात कर लेते हैं। और इधर जो हो गया आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो गया, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, जीवों का नाम। ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना, जीव है, यहाँ पे जीव का नाम है। आइए सबसे पहले हम बात अगर करेंगे तो हम बात करते हैं बॉडी सरफेस के द्वारा, है ना, बॉडी सरफेस पे। चलिए बॉडी सरफेस हो गया। दूसरा नंबर पे क्यूटिकल्स के द्वारा, क्यूटिकल्स यही है, क्यूटिकल कुछ भी लिखिए, बात बराबर, हिंदी में बराबर है। बॉडी सरफेस का मतलब हो गया आपकी शारीरिक सतह जिसको कहते हैं, है ना। चलिए तीसरा नंबर वाला आप देख लग सकते हैं, शारीरिक सतह को बॉडी सरफेस कहते हैं, सबका हिंदी लिखना जरूरी नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्यूटिकल के बाद आ जाइए आप, लंग्स ले लीजिए, लंग्स। अच्छा लंग्स हम बाद में बात करेंगे, है ना। गिल्स की बात कर लीजिए। चौथा नंबर वाला आ जाइए आप, बात कीजिए। गिल्स के बाद आप बात कर सकते हैं मॉइस्ट स्किन, स्किन के द्वारा भी करता है, मॉइस्ट स्किन। अच्छा वो गिल्स में सब आ जाते हैं, बुक गिल्स आ जाते हैं, वो सारी चीज सब आ जाते हैं, उसकी बात नहीं करें, सीधा गिल्स की बात करें। आइए पांचवा नंबर वाला एक आ जाता है लंग्स, इसकी भी बात करेंगे। ये तो आपको पता है डेवलपिंग ऑर्गन, डेवलपिंग जीवों में होता है। चलिए लंग्स किसको कहते हैं, फेफड़ा। गिल्स जन्मे करते हैं गलफड़ा, गिल्स 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 है, गिल्स तो गिल्स होता है। आइए बॉडी सरफेस का मतलब क्या हो गया, शारीरिक सतह, शारीरिक, मैं लिख देता हूं हिंदी में भी, शारीरिक सतह, आप ध्यान रख सकते हैं वैसे, शारीरिक सतह, शारीरिक सतह। चलिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, आप देख लो, है ना। मॉइस्ट स्किन का मतलब क्या होता है ना, नमी युक्त त्वचा, नमी युक्त त्वचा, नमी युक्त त्वचा, आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूँ, त्वचा, नमी युक्त त्वचा। चलिए आइए, लंग्स का मतलब फेफड़ा हो गया। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले बॉडी सरफेस के द्वारा जितने भी इनवर्टिब्रेट है, यानी कि अकशेरुकी, इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है अकशेरुकी, जिसके पास मेरुदंड नहीं हो, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम वाला जीव नहीं, जिसके पास क्या नहीं हो, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम को ही मेरुदंड कहते हैं, है ना। चलिए रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं ना अपन लोग, वही इनवर्टिब्रेट। आइए इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका, मोलस्का, सॉरी स्पंजी सबसे पहले आ जाएगा, स्पंजी। स्पंजी किसको कहते हैं बताते हैं हम आपको, स्पंजी। उसके बाद आ जाएगा आपका मोलस्का, मोलस्का। उसके बाद आ जाएगा कॉलेंटेटा,
कोलेंट्राटा, कोलेंट्राटा etc कह सकते हैं। फ्लैट वर्म भी आ जाएगा, हाँ वो सारा चीज आ जाएगा। फ्लैट वर्म जितने भी वर्म है, फ्लैट वर्म आ गया, और आपका ये फ्लैट वर्म कहते हैं प्लेटी हेलमिंथिस को, और एस्की हेलमिंथिस आ जाएगा, सब आ जाएगा। फ्लैट वर्म, एनिमल किंगडम आपने पढ़ा है ना, एनिमल किंगडम ये सारा चीज है, स्पंजी, मोलस्का, कोलेंटेटा, पोरीफेरा, ये सब है। स्पंजी इसी में आ जाता है, पोरीफेरा में आ जाता है, किसमें आ जाता है, इसका जो क्लास है एनिमल किंगडम जो है उसका, उस क्लास, किस क्लास का है, पोरीफेरा का है, पोरीफेरा क्लास का है, तो ध्यान रख सकते हैं, स्पंज आ जाता है इसमें। मोलस्का ये एक प्रकार का क्लास ही है, कोलेंटेटा भी है, ये सब एनिमल किंगडम में दिया हुआ है। मैं इस पे कोशिश करूंगा सेपरेट वीडियो बनाने का। चलिए यानी कि कोलेंटेटा, फ्लैटवर्म, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लैटवर्म के नाम से, कोलेंटेटा और फ्लैटवर्म किसको बोलते हैं, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे चलिए ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर ऊपर। चलिए फ्लैटवर्म यानी कि प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी 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 हेलमिंथ, प्लेटी हेलमिंथ होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, स्पंजी के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो आपको पता है पोरीफेरा जो एनिमल किंगडम में पढ़ना है, इसका मेन फीचर बता देता हूं मैं खासतौर पे। आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना, कैसा होता है, लचीला होता है। ये ज्यादातर साफ पानी में और कह सकते हैं आप दोनों तरह के पानी में, यानी कि मैराइन मैटर में और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं खासतौर पे। अगर आप इसकी बात करें तो ये इरेगुलर शेप का होता है, अपना शेप चेंज कर सकता है। ये ए सेलुलर लेवल, इसका कहने का मतलब कोई कुछ स्तर होता ही नहीं है, ए सेलुलर पाया जाता है। यानी कि जब एनिमल किंगडम स्टार्ट कीजिएगा तो जो सबसे बेसिक जो किंगडम है, क्लास है, वो पोरीफेरा ही है, यही से स्टार्टिंग होता है, समझा तो ना। इसके पास, इस जीव के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं, जिसका नाम ओस्टिया और स्किलम होता है। ओस्टिया के द्वारा पानी को इनहेल करता है और स्किलम के द्वारा क्या करता है, पानी को बाहर निकालता है। तो ये तो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में सारा चीज दिया हुआ है, तो मैंने बस वैसे ही बता दिया है ना, ऐसी चीज सब दिए हुए हैं। चलिए अपन बात करते हैं, थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दे दी। मोलस्का की बात करें तो मोलस्का यानी कि वो वाली फैमिली है, जैसे कि आपने सुना होगा पाइला, है ना, छोटा सा होता है, ये जलीय जीव होता है ना। हमारे बिहार में इसको घोंगा के नाम से जानते हैं, है ना, घोंगा, घोंगा कहते हैं, घोंगा छोटा सा होता है ना। ये कहाँ पे जल में पाया जाता है, साफ पानी में भी पाया जाता है, हाँ वही पाइल इसको कहते हैं, पाइला, पाइला कहते हैं। अपने इधर बिहार में इसको घोंगा के नाम से जाना जाता है, घोंगा, घोंगा, आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप इधर देख सकते हैं कोलेंटेटा, मैं इसकी भी थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। अब ये कोलेंटेटा, कोलेंटेटा वैसे जीव है, ये फ्री रूप से तैरने वाले जीव होते हैं, फ्री रूप से तैरने वाले, ये खास तौर पे जलीय जीव है। ये पानी में एकदम पूर्ण रूप में तैरने वाले होते हैं। इसके अंतर्गत ऑरेलिया, अवेलिया, एडम्सिया, ये सब जीव सब आते हैं। मैंने कहा ना, ये सारे के सारे चीज सब आपको एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में बड़े ही बेहतरीन ढंग से दिया गया है, वहां से आप इस चीजों को कोरिलेट कर सकते हो। 11th एनसीईआरटी। चलिए फ्लैटवर्म, ये प्लेटी हेलमिंथस है। ये सभी के सभी जो जीव होते हैं, ये क्या होते हैं, वर्म होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं, है ना। ये जीव कैसे होते हैं, एकदम फ्लैट इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ना, जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट कीजिएगा ना, तो ये फ्लैटेड दिखता है, चपटा हुआ है ना, इसीलिए इसको हिंदी में बड़ा अच्छा नाम दिया गया है, चिपट क्रीमी, चिपट क्रीमी, चिपट क्रीमी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, चिपट क्रीमी के नाम से जानते हैं, आप ध्यान रख दे सकते हैं। अब आइए, तो ये सारे के सारे जीव मैंने जिस इन्वर्टिब्रेट का नाम लिया है ना, अकशेरुकी वाले, अकशेरुकी, अकशेरुकी कहते हैं इसको, इन्वर्टिब्रेट को। आइए अब हम बात करते हैं क्यूटिकल्स की। क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स के अंतर्गत कौन कौन से जीव आ जाते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें आ जाते हैं अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या आ जाता है, अर्थवर्म, अर्थवर्म। आपने अर्थवर्म को देखा है, अर्थवर्म इसको कहा जाता है, किसने नहीं देखा है, सबने देखा है भाई। अर्थवर्म जो होता है, इसको कहा जाता है किसान का दोस्त कहा जाता है ना, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी में ना, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसीलिए इसे किसान का दोस्त भी कहा जाता है। चलिए ये जो अर्थवर्म होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं। अर्थवर्म जो होता है बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि उभयलिंगी होता है ना, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल, हिंदी में इसी को कहते हैं उभयलिंगी,
उभयलिंगी कहते हैं। उभयलिंगी का मतलब आप लोग समझते हो, इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मेल और फीमेल जो पार्ट है ना एक ही में होता है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही में होता है। अच्छा, इसको इस तरह से संकेतित करते हैं, है ना, जब आप मार्फोलॉजी में पढ़ोगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे अलग अलग फैमिली दिया हो गया, तो यहाँ वहां पे इस तरह की स्ट्रक्चर बाइसेक्सुअल के लिए इस तरह का संकेतिक किया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, देखो इसमें ये जो सिंबल होता है, सिर्फ ये सिंबल होता है नर का होता है, और ये वाला जो सिंबल होता है फीमेल का होता है। तो मैंने दोनों को एक साथ जोड़ दिया, तो ये कैसा हो गया बताइए, उभयलिंगी, यानी कि मेल यानी कि मेल पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव एक ही में होता है, इसीलिए इसको बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं, अर्थवर्म। चलिए, इसका जो शरीर होता है ना एकदम क्यूटिकल्स का होता है, तो उसी के द्वारा ये रिस्पायरेशन करने का काम करता है। अच्छा, ये गिल्स की बात हम क्या करें, ये जितने भी आपको एक्वेटिक जीव जो दिख रहे हैं, एक्वेटिक में आप आर्थ्रोपोडा भी ले सकते हैं, कुछ एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा भी होता है, आर्थ्रोपोडा भाई, कुछ एक्वेटिक वो भी ले लेते हैं। और सिंपल सी बात है, फिश की तो बात ही मत करो, फिश हो गया, और भी जितने भी जीव है, जलीय जीव जो भी होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, सबके सब गिल्स के द्वारा ही रिस्पायरेशन करते हैं। आइए, अगर हम मॉइस्ट स्किन की बात करते हैं, तो मॉइस्ट स्किन का एक अच्छा सा उदाहरण आप अगर बात करेंगे तो फ्रॉग्स है, फ्रॉग है ये फ्रॉग्स। आपको पता है इसको एम्फीबियंस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एम्फीबियन। सर एम्फीबियन का मतलब उभयचर कहा जाता है, जल स्थलचर नाम दिया जाता है, या इसको एक और नाम उभयचर, ये सब नाम इन्हीं के हैं। जल स्थलचर क्यों कहा जाता है, इसको नाम से ही पता चल रहा है, जो जल में रहे और स्थल पे रहे, यानी कि दोनों जगह पे ये रह लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एम्फीबियंस या जल स्थलचर कह सकते हैं। समझ रहे बात तो कि नहीं। चलिए, अब हम बात करते हैं लंग्स के, यानी कि लंग्स के द्वारा आखिर कौन कौन से जीव रेस्पायरेशन करते हैं। तो इसकी क्या बात करना, ये जितने भी हायर क्लास के जीव हैं वो सारे के सारे जो है लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन करेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स, आ जाइए, पूरे ह्यूमन बींग्स आ ही जाएंगे। उसके बाद जितने भी मैमेलिया है, ह्यूमन बींग का मतलब मनुष्य जाति, आपको इधर दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिखता हूं, है ना, तो आप थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे। मैं इस चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, वहां पे नीचे में हो सकता है आपको नहीं दिखे। आइए, लंग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए, लंग्स किस किस में होगा भाई, ह्यूमन बींग्स, उस चीज को मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप लोग यहीं पे लिखना अपना, ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जाति, सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखना मनुष्य जाति में। उसके बाद मैमेलिया, चलो 1 नंबर 2 नंबर वाला मैमेलिया यानी कि स्तनधारी, आप जानते ही हो, हम लोग स्तनधारी ही है ना। अच्छा, मैमेलिया को यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग भी सर मैमेलिया में आ जाए, तो मैमेलिया के अंतर्गत मैंने ह्यूमन बींग कहा, यानी कि सिर्फ इंसान जाति की बात की, लेकिन मैमेलिया में हर वो स्तनपान कराने वाले जो भी जीव है सबके सब स्तनधारी है, यानी कि हम लोग हो गए घोड़ा भैंसी हाथी गधा बिल्ली, ये सब के सब क्या है, स्तनधारी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज। अब आइए देखिए, पहला दूसरा तीसरा नंबर वाला आप कह सकते हैं एविस। हाँ, एविस जानते हैं किसको कहते हैं, बर्ड को कहते हैं, बर्ड यानी कि पक्षी, एक और नाम है एविस, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये साइंटिफिक नेम है एविस। बर्ड्स को ही कहते हैं, पक्षी को कहते हैं। चौथा नंबर वाला आ जाइए, एविस हो गया, मैमेलिया हो गया, ये सारी चीज सब जो है जितने भी और भी मान लीजिए कि हायर क्लास के जो भी जीव हैं वो सबके सब क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं, लंग्स के द्वारा करते हैं। तो ये जीव मुख्य रूप से आप ध्यान रखो, जितने भी हायर क्लास के जीव है वो सबके सब रिस्पायरेशन किसके द्वारा करते हैं। तो ये सारी चीज मैंने आपसे बात कर ली। अब हम बात करने वाले हैं आपसे, है ना, कि किस तरह से हमारे शरीर में रिस्पायरेशन के आपके एनसीईआरटी में जो 5 स्टेप दिए गए हैं, तो उसी 5 स्टेप पे हम लोग बात करने वाले हैं, है ना।
बड़े ही अच्छे से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। ये चीज भी एनसीईआरटी का, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है। ये चीजें मैंने अलग से इस ढंग से लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसान रहे, है ना। चलिए अब हम बात करने वाले हैं स्टेप, रिस्पायरेशन के आखिर क्या क्या स्टेप हो सकते हैं, तो उस स्टेप पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, उसके बाद वो कहा जाता है हमारा कैपिलरी ट्यूब्स और एल्वियोलाई से होते हुए एक्सचेंज होता है गैस का। उसके बाद वहां से जैसे ही हो जाएगा उसके बाद कहाँ जाएगा, ये हो गया आपका पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, पल्मोनरी के बाद सिस्टमेटिक वेंटिलेशन पे। अब हमारा कौन करेगा, सिस्टमिक, यानी कि सिस्टमिक आर्टरी वेन, वहां से सारी कनेक्शन होगा। अब ब्लड के थ्रू, सब टिश्यू और ब्लड के थ्रू क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, उसमें ब्लड जाएगा, गैस एक्सचेंज होगा। उसके बाद वहां के बाद हो जाएगा तब डिफ्यूजन होगा, उसके बाद हमारा शरीर उसका यूटिलाइजेशन करेगा। तो ये पांचों के पांचों प्रोसेस मैं पहले आपको बता देता हूं। चलिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूं, बस आप ध्यान से देखते रहिए, मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगा। चलिए तो यहां तक आपने लिख लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम।